हेलो फ्रेंड्स, क्यूट्रिक्स 2.0 ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से वेलकम है। हमने अपने इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ के माध्यम से उत्तराखंड के जो इतिहास का पोर्शन है उसको हमने कवर करना एक शुरू किया था और उसमें हमने बहुत जो एक इतिहास रहा है, एक लंबा कार्यकाल रहा है, उसको कवर कर लिया है। इसी क्रम में हमने अभी जो गढ़वाल का पंवार वंश था उसमें कनकपाल से लेकर जयकृत शाह तक की जितनी भी चीज़ें थीं उसको हमने कवर कर लिया है अपने लास्ट वीडियो लेक्चर तक। तो अगर बात की जाए आज जो हम करेंगे, क्योंकि अभी हमने जो गढ़वाल का पंवार वंश था, इस पंवार वंश में हमने कनकपाल से लेकर जयकृत शाह तक के पंवार राजाओं के शासन को कवर कर लिया है। तो ये हमारा कनकपाल से लेकर हमने जयकृत शाह तक के पंवार राजाओं के शासन को देख लिया। आज हमारा जो ये वीडियो लेक्चर होगा वो मुख्य रूप से जो कनकपाल के समय जो एक पंवार वंश की शुरुआत हुई थी और अजय पाल ने जो अपनी राजधानी श्रीनगर में बसाई थी, तो उस श्रीनगर से जुड़े पंवार राजाओं की सूची में जो अंतिम राजा है, श्रीनगर स्थित राजधानी के केंद्र में शासन करने वाले राजाओं की सूची का अंतिम जो शासक है, अंतिम राजा जो है, उसका नाम है प्रद्युम्न शाह। तो इसको अब हमें पढ़ना है। तो आज हमारा जो वीडियो लेक्चर शुरू होगा जिसमें पर्टिकुलरली हम इस पंवार वंश के जो श्रीनगर की शाखा थी, श्रीनगर तक जो अंतिम शासक रहा है प्रद्युम्न शाह, वहाँ से अपने इस सेशन को हम शुरू करते हैं। तो हमारी जो पहली हेडिंग होगी इसमें वो होगी प्रद्युम्न शाह। तो उसके बारे में काफ़ी सारी डिटेल से हम चीज़ों को पढ़ेंगे। उसको अब हम यहाँ पर देखते हैं। तो हमारा जो आज शासक होगा जिसके बारे में हमें पढ़ना है वो है प्रद्युम्न शाह। और इस प्रद्युम्न शाह का हमें यहाँ पर अगर हम टाइम पीरियड देखते हैं तो उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो इसका शासनकाल 1779 से 1786 तक जो है वो चंद्र साम्राज्य के हिस्से पर भी रहता है, और फिर 1786 में वो जयकृत शाह की मृत्यु के पश्चात वो गढ़ राज्य की भी बागडोर संभालता है, और वहाँ से वो 1803 तक गढ़वाल के पंवार वंश का शासक रहता है। तो इसके टाइम पीरियड को हम अगर इसके पूरे के पूरे शासनकाल को हम देखेंगे तो इसका जो टाइम पीरियड होगा उसको हम 1779 से 1803 तक का पूरा टाइम पीरियड हम इसमें देखेंगे। तो प्रद्युम्न शाह है, बहुत इम्पॉर्टेंट शासक है हमारा। हमारे जो ये अगर हम बात करें कि जो हमारा ये पंवार शासन का है उसके अंतर्गत ये एक बहुत महत्वपूर्ण शासक है। इसके शासनकाल से जुड़ी हुई कई सारी चीज़ें हैं और वो बहुत हद तक प्रश्नों के रूप में पूछी जाती हैं। तो इसके शासन को हमें समझने के लिए दो हमारे क्षेत्र रहेंगे, क्योंकि
एक इसका जो शासनकाल है वो हमें देखने को मिलता है 1779 से 1786 तक। ये टाइम पीरियड है जब ये कुमाऊं पर इसका शासन रहता है। और फिर उसके बाद इसका जो शासन है वो हमें 1786 से 1803 तक ये हमें शासन दिखाई देता है गढ़ राज्य पर। तो इसी को हमें यहाँ पर समझना है। दरअसल जो इससे पहले हमने गढ़वाल में जो शासक देखा था, हम यहाँ पर इसको समझ सकते हैं कि इसका जो पहला पॉइंट है कि जो प्रद्युम्न शाह हैं, प्रद्युम्न शाह, गढ़ नरेश, ललित कुमार शाह के द्वितीय पुत्र थे और यह अपने समकालीन गढ़ राजा जयकृत शाह तो यहाँ जयकृत शाह का ये भाई था वहाँ पर प्रद्युम्न शाह। तो ये जो उससे संबंधित जो उसका एक तरीके से जो लिंक है वो हमने यहाँ पर देखा कि हमारा जो शासक था प्रद्युम्न शाह वो गढ़ नरेश ललित कुमार शाह के द्वितीय पुत्र हुआ करते थे और इनके समकालीन जो गढ़ क्षेत्र का राजा था वो हमारा प्रद्युम्न जो गढ़ क्षेत्र का राजा था वो जयकृत शाह था। हमने इससे पहले जो ललित कुमार शाह थे उनके बारे में हमने चीज़ें देखी थी कि एक इनका पुत्र था जयकृत शाह, दूसरा प्रद्युम्न शाह, तीसरा पराक्रम शाह और चौथा प्रीतम शाह। तो ये इनके पुत्र हुआ करते थे। तो इसके बारे में हमने चीज़ें अपने पिछले वीडियो में देखी हैं। तो उसी में से दो जो पुत्र थे ललित कुमार शाह के, एक का नाम प्रद्युम्न शाह था और दूसरे का नाम जयकृत शाह था। तो जयकृत शाह ही ललित कुमार शाह के बाद पंवार वंश की सत्ता संभालते हैं और दूसरी तरफ जो प्रद्युम्न शाह है वो कुमाऊं का राजा बनता है। अब उसके लिए क्या है कि हमने एक युद्ध के बारे में पढ़ा था, बगवाली पाथर का युद्ध हुआ था जो कि 1779 में हुआ था। और इस 1779 के बगवाली पाथर के युद्ध के पश्चात ये युद्ध हुआ था ललित कुमार शाह और मोहन सिंह के बीच में, जो कि चंद्र राजा हुआ करते थे। तो इस चंद्र राजा मोहन सिंह और ललित कुमार शाह के बीच में युद्ध हुआ और इसमें मोहन सिंह की पराजय हुई। उसके पश्चात ललित कुमार शाह ने एक तरीके से जो कुमाऊं का शासन था वो अपने पुत्र प्रद्युम्न शाह को सौंप दिया था। तो ये एक कहानी है कि किस तरीके से प्रद्युम्न शाह किस तरीके से कुमाऊं के चंद्र शासन पर बैठे थे और इनको एक तरीके से कहीं कहीं इतिहास के स्रोतों में दीपचंद्र जो चंद्र शासक था जिसके रहते ही उसके पुत्र मोहन सिंह ने गद्दी छीन ली थी और इसी वजह से ललित कुमार शाह को आमंत्रित किया गया था चंद्र साम्राज्य पर शासन करने के लिए। तो उन्होंने इस युद्ध जो बगवाली पाथर का युद्ध है 1779 में हुआ था, उस युद्ध में उन्होंने कुल मिलाकर हमारे इस मोहन सिंह को पराजित किया। और मोहन सिंह के पराजय के पश्चात जो हम देख रहे हैं कि वहाँ पर प्रद्युम्न चंद्र जो है वो मुख्य रूप से प्रद्युम्न शाह जो है वो प्रद्युम्न चंद्र के नाम से कुमाऊं की गद्दी पर बैठता है। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं 1779 से 1786 तक का जो काम देख रहे हैं, यहाँ पर जो शासक होता है प्रद्युम्न शाह, वो प्रद्युम्न
चंद्र के नाम से कुमाऊं की गद्दी पर बैठता है। तो उसके पीछे का लिंक जो है वो यही युद्ध है, बग्वाली पाथर का युद्ध, जिसको हमने अपने इससे पहले के शासकों के क्रम को समझने में पढ़ा था। तो ये हमें यहाँ पर देख लेना है, तो इसको हमें बिल्कुल ध्यान में रखना है। और फिर उसके आगे कौन सी कहानी यहाँ पर देखने को मिलती है वो अगर हम देखें तो अब ये जो टाइम पीरियड आता है 1779 टू 1786, तो उसमें तो वो कुमाऊं के रीजन में उसका शासन होता है, तो उसको हमें यहाँ पर वहाँ से ज़्यादा प्रश्न नहीं है। मेन इसका जो प्रद्युम्न शाह के रूप में जब शासन स्थापित होता है तब हम यहाँ पर कुछ चीज़ें देखेंगे। तो प्रद्युम्न शाह कुल मिलाकर यहां हम समझ सकते हैं कि प्रद्युम्न शाह 1786 में पवार वंश की श्रीनगर शाखा का अंतिम शासक के रूप में गद्दी पर बैठता है। तो प्रद्युम्न शाह कनकपाल से जो सीरीज शुरू हुई है उस क्रम में देखेंगे तो 1786 में, क्योंकि उससे पहले उसने कुछ समय तक एक पंवार राजा की जगह वो चंद्र राजा के रूप में कुमाऊं के रीजन में बैठता है, तो उसको हमने वहाँ पर देख लिया था। दूसरी तरफ हम यहाँ पर ये चीज़ देख रहे हैं कि किस तरीके से अब 1786 के पश्चात की चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो उसमें हम यहाँ पर ये देखेंगे कि 1786 के पश्चात, क्योंकि 1700 अगर हम 88 की बात करें, 1788 की बात करें, तो कुमाऊं में जो हर्षदेव ओली हुआ करते थे, ये हर्षदेव जोशी जो हुआ करते थे, उन्होंने मोहन सिंह रौतेला का वध कर दिया। और उसके बाद इन्होंने प्रद्युम्न शाह को कहा कि वो कुमाऊं की ही गद्दी पर विराजित हों, लेकिन प्रद्युम्न शाह ने बुद्धिमानी का परिचय देते हुए चंद्र राजाओं के आंतरिक कलह में ना फंसते हुए वापस उसने जो हमारा गढ़वाल का पंवार शासन था, श्रीनगर स्थित जो शासन था, वहीं से उन्होंने गढ़वाल के ही रीजन पर अपना शासन बनाए रखने का निर्णय लिया और चंद्र राजाओं के हिस्से में उन्होंने हर्षदेव जोशी को ही वहाँ पर अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। और मेन अपना जो राजनीतिक घटनाक्रम उनका रहा वो अब पूरी तरीके से हम कह सकते हैं वो श्रीनगर तक ही सीमित रह गया था 1788 के बाद। तो ये प्रद्युम्न शाह से अब जुड़ा हुआ अब महत्वपूर्ण चीज़ जो शुरू होगी वो हमें देखनी है। तो यहाँ पर अगर हम समझें कि अब इनके जो शासन काल में हमें जो बहुत ज़रूरी जो घटनाक्रम देखने को मिलता है, क्योंकि अभी तक हमने जो देखा
वो कहानी थी इनकी मुख्य रूप से प्रद्युम्न शाह के प्रद्युम्न चंद्र के रूप में शासन करने की कुमाऊं के रीजन में। लेकिन जब वो 1786 में गढ़ नरेश बनता है, प्रद्युम्न शाह के नाम से शासन करता है, तो उसके बाद एक तरीके से गढ़ साम्राज्य के समक्ष कई तरह की चुनौतियां देखने को मिलती हैं। तो ये चुनौतियां क्या होती हैं, इनको हमें अब यहाँ पर देखना होगा, तो उसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले प्रद्युम्न शाह के शासनकाल में विद्यमान चुनौतियां क्या हमें देखने को मिली थीं। तो ये विद्यमान चुनौतियां जो हमें देखने को मिली हैं, उसके बारे में हम कहें तो पहली चीज़ तो ये थी कि जो दून का इलाका था, दून का क्षेत्र जो हुआ करता था, वो बहुत ज़्यादा बाहरी आक्रमण का साक्षी हो गया था। तो ये था बाहरी आक्रमण का एक तरीके से ये क्षेत्र साक्षी हो गया था। अब ये बाहरी आक्रमण का साक्षी का मतलब क्या है कि इस दून के भागवत वाले रीजन में जो कि हमारे गढ़ राज्य का ही हिस्सा उस समय था, लेकिन प्रद्युम्न शाह के समय हमें यहाँ पर कुल मिलाकर देखा जाए तो इस वाले रीजन में हमें एक तो हमले जो हैं वो गुज्जर राजाओं के देखने को यहाँ मिल गए, दूसरा सिखों के भी लगातार हमले इस क्षेत्र में हो रहे थे, और तीसरा राजपूत राजाओं के भी हमें यहाँ पर हमले देखने को मिल रहे थे। तो विद्यमान चुनौतियों में प्रद्युम्न शाह के समय दून का जो क्षेत्र था वो बहुत एक तरह से लूटपाट और अव्यवस्था तो लूटपाट और अव्यवस्था का एक तरह से बहुत बड़ा उदाहरण बन गया था। तो यहाँ पर स्थिरता बनाए रखनी प्रद्युम्न शाह के लिए एक चुनौती बनी हुई थी। तो विद्यमान चुनौतियों में एक पहला जो हिस्सा हम यहाँ पर देख रहे हैं वो देहरादून के आसपास का रीजन है, जहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिल रही थीं। और इसीलिए हम देखेंगे कि कई इस समय के जो हमारे पास विदेशी यात्री रहे थे, अंग्रेज यात्री रहे थे, उन्होंने इसको एक तरीके से फ्री प्रॉपर्टी के रूप में भी घोषित किया है कि जिसका मन करता था वो यहाँ पर आके अपना आक्रमण कर देता था, और इस हिस्से में कई तरह की अव्यवस्था वहाँ पर देखने को मिली थी। दूसरा जो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर देखने को मिली, जो इस रीजन में हमें दिखाई दी, क्योंकि यहाँ पर एक 1791 का गोरखों का आक्रमण, ये एक बहुत बड़ा अब चुनौती वहाँ पर गोरखों के द्वारा दिया गया, क्योंकि 1790 की बात की जाए तो उस समय वहाँ पर चंद राजाओं का नियंत्रण समाप्त हुआ, और चंद राजाओं की जगह कुमाऊं के हिस्से में हमें गोरखों का शासन 1790 में स्थापित होता दिखता है। तो ये हमने गोरखों के आक्रमण को कुमाऊं के चंद राजाओं के द्वारा ना रोक पाने का ही परिणाम था कि गोरखों ने फिर कुमाऊं वैली को जीतते हुए आगे वो गढ़वाल की तरफ भी बढ़े थे। लेकिन ये जो पहला हमला यहाँ 1791 में गोरखों का हुआ था गढ़वाल के पोर्शन पर, वो जो हमला था वो लंगूरगढ़ एक जगह है, लंगूरगढ़, ये 1791 में लंगूरगढ़ का युद्ध हुआ, और इस युद्ध में गोरखों को सफलता नहीं मिली। तो 1790 में भले गोरखे कुमाऊं को जीतने में सफल हुए थे, लेकिन गढ़वाल की तरफ जब वो बढ़े तो लंगूरगढ़ नामक स्थान पर युद्ध हुआ, और उस युद्ध में गोरखे मतलब सफल नहीं हो पाए, लेकिन बहुत भारी क्षति उन्होंने गढ़वाल के रीजन को दी, और इसकी वजह से जो गढ़ राजा प्रद्युम्न शाह था उसको संधि
संधि करनी पड़ी और उस संधि की शर्तों के अनुसार जो लंगूटगढ़ की संधि थी 25,000 रुपये हमें गोरखों को प्रदान करने पड़े। तो ये उस समय का घटनाक्रम था। जो दूसरी चुनौती दी गई थी, जो गोरखा आक्रमण था, जो पहला गोरखा आक्रमण एक तरीके से ये हुआ करता था, पहला गोरखा आक्रमण, उसके समय हम यहाँ पर ये स्थिति जो बनी थी उसका वर्णन इस प्रकार है। तो ये हमें देखने को मिला कि गोरखों ने जो पहला आक्रमण किया प्रद्युम्न शाह के समय 1791 में, तो उसमें दोनों ओर को क्षति पहुंची, लेकिन लंगूरगढ़ की संधि हुई और उसकी तरह उसमें 25,000 का जो जुर्माना था वो प्रद्युम्न शाह को गोरखों को देना पड़ा, तब जाकर उनका जो क्षेत्र था वो बच पाया। दूसरा कारण ये था कि जो नेपाल के गोरखा थे उनको सूचना मिली कि उनके क्षेत्र पर चीन की तरफ से एक आक्रमण देखा गया है। तो फिर यहाँ से जो गोरखों की सेना थी, नेपाली सेना थी, वो वापस चली गई और केवल संधि के तहत उन्होंने जुर्माना लिया और वो पीछे की तरफ हट गए। तो एक ये चुनौती हमें प्रद्युम्न शाह के समय देखने को मिली थी। अगली चीज़ जो है वो है, तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1791 में, 1791 में पहला गोरखा आक्रमण ये माना जा सकता है। तो पहला गोरखा आक्रमण 1791 में हुआ। इसके अलावा भी कई तरह की जो प्राकृतिक आपदाएं थीं वो यहाँ पर देखने को मिल रही थी। तो अगर हम ये देखें तो अगली जो चीज़ है वो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, इनके समय प्रद्युम्न शाह के समय जो चुनौतियाँ हैं उसमें तीसरी चीज़ लिखी जा सकती है प्राकृतिक आपदाएं। तो ये भी दो एक पॉइंट यहाँ पर बन सकते हैं। पहली जो चीज़ होगी वो 1795 का है। ये समय जो था, जो राज्य में एक तो बाहरी आक्रमण हो रहे थे, दूसरा अकाल की भी स्थिति थी। अगर हम विक्रम संवत 1851-52 की बात करें, मतलब बात हो रही है 1795 ईस्वी की, तो इस समय जो अकाल पड़ा था वो बहुत ज़्यादा भयावह था। पूरे आर्थिक संसाधन समाप्त होने की कगार पर थे और इसको हम कहते हैं 51-52 की घटना कहा जाता है इसको। ये फेमस है। तो प्रश्न के रूप में आ सकता है कि किस पंवार राजा के समय जो भीषण अकाल पड़ा था, जिसको 51-52 के नाम से जाना जाता है, तो वो उसका नाम लिखना होगा। तो वो शासक हुआ करता था प्रद्युम्न शाह। तो प्रद्युम्न शाह के समय ये स्थिति हमें देखने को मिली थी। तो ये पहली एक तरह से प्राकृतिक आपदा थी और उस प्राकृतिक आपदा का परिणाम ये हुआ कि जो राज्य के आर्थिक संसाधन थे, यहाँ पर जो हमारे राज्य के आर्थिक संसाधन थे वो बिल्कुल समाप्ति के कगार तक पहुंच चुके थे। तो ये 1795 की घटना थी। लेकिन सिर्फ यहाँ पर यही चीज़ नहीं हुई। अगर हम दूसरा एक प्राकृतिक आपदाओं का एक क्रम देखेंगे तो वो उससे भी बड़ा था। 1803 में हमें गढ़वाल के हिस्से में एक भूकंप देखने को मिला था और इसका जो केंद्र था इस भूकंप का वो श्रीनगर के आसपास का रीजन ही था। उस पर्टिकुलर अगर हम लिख दें, अगर इसको जनरल फॉर्म में लिख दें, तो इसका जो केंद्र रहा था उस समय वो गढ़वाल ही रहा था। और इस भूकंप के पश्चात जो श्रीनगर, बाड़ाहाट और बद्रीनाथ के आसपास का इलाका था वो पूरी तरीके से धराशायी हो गया था। ऐसा माना जाता है, जो मोलाराम का जो काव्य है उसमें ये लिखा है कि 100 में से
केवल 20 से प्रति 100 में से 20 से 25 लोग ही बच पाए थे। और इसी 1803 के भूकंप में जो श्रीनगर में निर्मित महल था वो भी धराशायी हो गया था। तो कुछ भी कोई भी संरचना श्रीनगर में नहीं बची थी। राजधानी में जितने भी आवास थे वो अधिकतर टूट चुके थे और खुद प्रद्युम्न शाह का जो महल था वो भी टूट गया था। तो इस तरह की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही थी। तो एक तो जो राज्य था उस पर हम यहाँ देख रहे हैं कि बाहरी आक्रमण हो रहे हैं, चाहे वो दून का क्षेत्र रहा हो या उसके बाद हमें जो हिस्सा दिखाई देता है वो हम समझ पा रहे हैं। और दूसरी तरफ क्योंकि दून के हिस्से के अलावा भी हमें गोरखों के तरफ से भी हमले देखने को मिले और इसके साथ साथ जो प्राकृतिक आपदाएं थी वो भी हमें इस समय गढ़ राज्य पर देखने को मिलती हैं। चाहे वो 1795 की अकाल हो जिसको 51-52 कहा जाता है, या फिर 1803 में जो भीषण भूकंप देखने को मिला था गढ़वाल के रीजन पर, वो भी एक चुनौती के रूप में उभरा था। अब ये तमाम जो चीज़ें हो रही थी राज्य में, तो जब राज्य का जो एक तरीके से आंतरिक तौर पर कोई भी राज्य कमज़ोर होता है तो बाहरी आक्रमण होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ते हैं। और यही कारण था कि जो 1791 में गोरखा नहीं कर पाए थे, अब उन्हें वो मौका 1803 में देखने को मिला था। तो अब इसके आगे का जो हम घटनाक्रम है उसको देखेंगे। तो यहाँ जो हमारा मुख्य अब जो समझने का बिंदु होगा प्रद्युम्न शाह के से जुड़ा हुआ वो ये है कि गढ़वाल पर द्वितीय गोरखा आक्रमण तो ये अभी हमने जो देखा कि 1803 में गढ़वाल एक भयंकर भूकंप को झेल रहा था। चारों तरफ जितनी भी संरचनाएं थीं वो धराशायी हो गई थी। सेना उस स्थिति में किसी तरीके से युद्ध कर पाने में सक्षम नहीं थी और ये बात नेपाल के राजा जानते थे। और उसी समय कुल मिलाकर ये था कि यहाँ पर हमें जो कहानी दिखाई देती है वो ये है कि नेपाल का आक्रमण हमारे गढ़वाल के रीजन में 1803 में देखने को मिलता है। और यहाँ से हम देखेंगे नाम आएगा अमर सिंह थापा प्लस हस्तीदल चौतरिया ये दो प्रमुख एक तरीके से नेपाल की जो आर्मी थी, जो गोरखों की आर्मी थी, जो इस समय 1803 में हमला कर रही है, उसके नेता थे। और इसके अलावा इनके साथ दो और नाम हैं जो बहुत कम लोगों को पता होता है। एक रणधीर सिंह और भक्ति थापा। ये चार नाम हमें याद होने चाहिए, जिसमें से ऊपर के दो नाम बहुत प्रमुख हैं और उसके साथ ये जो अलग से नाम हैं ये भी हमें पता होने चाहिए। तो प्रद्युम्न शाह के समय नेपाल का जो आक्रमण था वो हुआ, गोरखों का पुनः आक्रमण हुआ। ये सेकंड एक तरीके से हमला था गोरखों का। और इस समय जो गढ़वाल की सेना थी, गढ़वाल की सेना ने दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया था, लेकिन कई जगह युद्ध हुए, लेकिन वो जीत नहीं पाई गढ़वाल की सेना। और श्रीनगर पर अंत में हम देखेंगे कि श्रीनगर पर की तरफ वो जो गोरखे थे वो बढ़ने लगे और जो प्रद्युम्न शाह था उनको एक तरीके से श्रीनगर छोड़कर
भाग जाना पड़ा और एक निर्णायक युद्ध देहरादून के रीजन में देखने को मिला था और उसको हम कहते हैं, देहरादून में एक निर्णायक युद्ध देखने को मिला जिसको हम कहते हैं खड़बुड़ा का युद्ध। ये हुआ था 1803 में, किसके समय? प्रद्युम्न शाह के समय। और इसमें प्रद्युम्न शाह की मृत्यु हो गई थी। तो ये यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब जब दूसरी बार गोरखों ने हमारे गढ़वाल के रीजन पर अटैक किया तो उसमें उनको सफलता मिलती है और अंतिम निर्णायक युद्ध खड़बुड़ा के मैदान में गढ़ नरेश, गढ़ राजा प्रद्युम्न शाह की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद श्रीनगर पर जो एक क्रूर शासन की शुरुआत होती है वो हो जाता है। तो 1803 के बाद यहाँ हम देख लेंगे कि यहाँ पर इसको समझा जा सकता है कि 1803 में खड़बुड़ा के मैदान में प्रद्युम्न शाह की मृत्यु के पश्चात श्रीनगर में गोरखा शासन की स्थापना होती है। तो ये प्रश्न हो सकता है कि किस गढ़ राजा के समय गढ़वाल पर हम देख रहे हैं कि गोरखों का शासन हो जाता है। तो वो समय है मुख्य रूप से अगर हम देखेंगे तो ये प्रद्युम्न शाह का शासन था। अगली जो चीज होगी जो हमें दिखाई प्रश्न के रूप में आ सकती है कि किस शासक ने या किस राजा ने खड़बुड़ा के युद्ध में प्रद्युम्न शाह की सहायता दी थी, प्रद्युम्न शाह को सहायता प्रदान की थी। तो ये नाम हमें पता होना चाहिए। और ये जो शासक थे वो देहरादून के रीजन में ही जो लैंडौर क्षेत्र है वहाँ पर एक शासक थे, गुज्जर शासक हुआ करते थे। इस गुज्जर शासक का नाम था रामधारी सिंह। तो इन्होंने एक तरीके से प्रद्युम्न शाह को अपनी सैन्य सहायता दी थी, लेकिन इसके बावजूद इनकी जो संयुक्त सेनाएं थीं वो गोरखों के सामने टिक नहीं पाईं और गोरखों का जो साम्राज्य था वो एक तरीके से यहाँ पर स्थापित हो गया। इसको जो हमारा ये शासक है रामधारी, इसको रामदयाल सिंह के नाम से भी कुछ स्रोतों में उल्लेखित किया जाता है। तो ये हमारे पास प्रद्युम्न शाह से जुड़ा हुआ सबसे ज़बरदस्त कुछ फैक्ट्स थे जो कि पूर्ववर्ती परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की इनमें से संभावना यहाँ पर देखी जाती थी। अब अगर हम देखें तो प्रद्युम्न शाह से संबंधित एक अन्य फैक्ट है वो ये है कि इनकी मृत्यु का समय या तिथि को हम क्या लिखेंगे। तो अगर हम देखें तो प्रद्युम्न शाह इसी खड़बुड़ा के युद्ध में उनकी जो मृत्यु होती है वो हो जाती है। और अजय सिंह रावत ने अपनी पुस्तक में ये जो समय बताया है वो 14 मई 1803
3 का उन्होंने बता रखा है। तो ये वो तिथि थी जब प्रद्युम्न शाह का शासन पूरी तरीके से समाप्त हो गया। इस युद्ध के बाद श्रीनगर पर गोरखों का साम्राज्य स्थापित हो गया। तो वो चीज़ें हम यहाँ पर देख रहे हैं। अगली चीज़ ये है कि जो प्रद्युम्न शाह था, इस प्रद्युम्न शाह के समय हमें जो मुख्य रूप से देखा जाए तो ऐसा माना जाता है कि जब ये प्रद्युम्न शाह के बाद गोरखों का शासन स्थापित हुआ और उसके बाद सुदर्शन शाह ने ब्रिटिश कंपनी को आमंत्रित किया कि गढ़वाल से जो गोरखों का शासन है उसको हटाया जाए, तो अंग्रेज़ों ने अपनी कूटनीति का प्रयोग करते हुए आधे गढ़वाल पर या उससे भी अधिक बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया और फिर टिहरी रियासत एक अलग छोटा सा हिस्सा सुदर्शन शाह को सौंप दिया गया और बाकी का जो ब्रिटिश गढ़वाल था उस पर ब्रिटिशर्स का कब्जा हो गया। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि प्रद्युम्न शाह अखंड गढ़वाल का अंतिम शासक हुआ करता था। तो अखंड गढ़वाल का अंतिम शासक हम कहेंगे उसका नाम है प्रद्युम्न शाह। तो ये हमने प्रद्युम्न शाह से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें थी वो हमने यहाँ पर इस राजा से जुड़ी हुई देखी हैं। प्रद्युम्न शाह एक तरीके से हमारे गढ़वाल के पंवार वंश का जो अखंड गढ़वाल का अंतिम शासक इसको माना जाएगा वो प्रद्युम्न शाह ही होगा। एक प्रश्न इसमें और भी है कि जिस समय गोरखों ने 1803 में गढ़वाल पर हमला किया था तो उस समय नेपाल का शासक कौन हुआ करता था। तो यहां पर हम समझेंगे 1803 में नेपाल का शासक ये कौन था। तो ये नेपाल का जो शासक था वो ग्रीवाड़ युद्ध विक्रम शाह हुआ करता था। तो ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से ज़बरदस्त फैक्ट है कि जो 1803 में खरबुड़ा का युद्ध हो रहा था तो उस समय जो गोरखों ने हमला कर रखा था गढ़वाल पर, तो वहाँ पर हमें गढ़वाल पर कौन से राजा का शासन दिखता है, तो वो हमारा विक्रम शाह, ग्रीवाड़ युद्ध विक्रम शाह उसका ये पूरा नाम था, उसका शासन हुआ करता था। तो ये प्रद्युम्न शाह और प्रद्युम्न शाह से जुड़ी हुई कई सारी चीज़ें थी। तो एक तरह से हमने, अगर हम प्रद्युम्न शाह को समराइज करें, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है इसको समझना, तो कुल मिलाकर जो स्थिति यहाँ पर बन रही थी प्रद्युम्न शाह के समय वो ये थी कि प्रद्युम्न शाह एक तो हमारे 1779 से लेकर 1786 तक कुमाऊं के क्षेत्र पर प्रद्युम्न चंद्र नाम से शासन करते हुए नजर आए। तो उधर दूसरी तरफ गढ़वाल पर उस समय जयकीर्त शाह का शासन था। दोनों के बीच में कर देने और ना देने के नाम पर एक जो एक तरह से संबंध थे वो बिगड़ गए, और बाद में जब जयकीर्त शाह
क्योंकि फिर उसके बाद देवलगढ़ पर प्रद्युम्न चंद्र का हमला हुआ, फिर दूसरी बार उन्होंने देवलगढ़ और श्रीनगर पर भी हमला करा। जयकृत शाह को के समय भी जो गढ़ दरबार था वहाँ पर आंतरिक संघर्ष देखा जा रहा था, और कुल मिलाकर 1786 के बाद प्रद्युम्न शाह के रूप में प्रद्युम्न शाह ने, क्योंकि यहाँ प्रद्युम्न चंद्र थे वो, और प्रद्युम्न शाह का शासन गढ़ में 1786 से 1803 तक एक गढ़ नरेश के रूप में शुरुआत हुआ इसका। और तब जाकर यहाँ पर हमें कई तरह की चुनौतियाँ देखने को मिली। एक तो आर्थिक स्तर बहुत नीचे जा चुका था साम्राज्य का, क्योंकि बाहरी आक्रमण हो रहे थे, बाहरी आक्रमण की स्थिति थी। एक तरफ हमें दक्षिणी हिस्से में देहरादून के आसपास कई सारे राजपूत, गुज्जर और सिख राजाओं के हमले देखने को मिल रहे थे। दूसरी तरफ हमें नेपाल के हिस्से से भी आक्रमण देखने को मिल रहा था। दो हमले हुए थे, 1791 का हमला, 1803 का हमला। और दूसरी चीज़ ये थी कि प्राकृतिक आपदाएं भी उस समय राज्य पर बहुत ज़्यादा थीं। तो बहुत तरह से चौतरफा एक तरह का एक संकट उस समय प्रद्युम्न शाह के शासन में गढ़वाल के रीजन पर दिखाई देता है। तो इसको हमने यहाँ पर समझा है, और इस तरीके से हमारा जैसा कि मैंने बताया कि जो हमने गढ़ राजाओं का एक पूरा क्रम, राजनीतिक क्रम को समझने का एक शुरुआत करी थी, उसमें हमने अब कनकपाल से लेकर प्रद्युम्न शाह तक के शासन को हमने यहाँ कवर कर लिया। तो ये 888 ईस्वी से लेकर हमने 1803 तक के शासन को यहाँ पर हमने आसानी से कवर किया है। तो गढ़ राज्य के राजनीतिक इतिहास को हमने एक तरह से बहुत अच्छे तरीके से समझा है। अब हम इसकी प्रशासनिक व्यवस्था को देखेंगे। तो गढ़ साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी, उसको अब हम एक बार टैली करते हैं। तो अब हमारा अगली जो बात है वो गढ़ साम्राज्य, जिसकी राजधानी श्रीनगर में उसकी राजधानी हुआ करती थी। इस गढ़ साम्राज्य की हमें प्रशासनिक व्यवस्था को ठीक से समझना है। तो इस गढ़ साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की अगर बात करी जाएगी तो अगर हम गढ़ साम्राज्य विस्तार को देखें तो एक तरफ से हमें जो हमने इसके साम्राज्य विस्तार की बात अगर हम करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट होगा इसके साम्राज्य विस्तार को हमें देखना होगा। तो एक बहुत लंबा हमें कार्यकाल देखने को मिला था। तो शुरुआत में यहाँ पर अगर साम्राज्य विस्तार के विभिन्न स्तर थे, पहला स्तर ये था जो हमने अच्छे तरीके से पहले समझा था कि 888 ईस्वी में इन्होंने राजधानी बनाई थी चांदपुर गढ़। ये राजधानी हुआ करती थी, एक छोटा सा गढ़ हुआ करता था। ये बहुत बड़ा गढ़ नहीं था, ये छोटा सा गढ़ हुआ करता था। और इस गढ़ को फिर यहाँ से जो राजधानी थी, धीरे धीरे ये जो गढ़ था ये आसपास के इलाकों को जो गढ़ राजा थे वो जीतते चले गए, पंवार राजा जीतते चले गए। और अजय पाल के समय हमने देखा था हमारे 52 गढ़ जीत लिए गए अजय पाल के द्वारा। और इस तरीके से साम्राज्य का एक विस्तार देखने को मिला था। शुरू में जो ये पंवार राजा थे वो हमने देखा था कार्तिकेयपुर राजाओं के
सामंत हुआ करते थे। लेकिन लक्ष्मण शाह नाम का जो एक लक्ष्मण देवपाल नाम का जो शासक था, लक्ष्मण देवपाल, लखन देवपाल जिसको कहते हैं, जिसकी ताम्र मुद्राएं देखने को मिली, वहाँ से स्थितियाँ बदलती हैं और वो इन राजाओं के स्वतंत्र होने को इंगित करता है। उनकी मुद्राएं निकलने लगी। बाद में हमारा अजय पाल आया जिसने 52 गढ़ों को जीत लिया। अब साम्राज्य इनका बढ़ने लगा। तो एक तरीके से इनकी जो सीमाएं थीं वो पूरे गढ़वाल के रीजन को कवर करने लगी। इसके अलावा इनके जो सीमावर्ती क्षेत्र थे, और क्योंकि यहाँ पर अजय पाल ने राजधानी चांदपुर गढ़ से हटाकर देवलगढ़ और फिर उसके बाद हम जानते हैं श्रीनगर स्थापित कर दी थी। तो श्रीनगर इनका एक केंद्र हो गया था। और इस गढ़वाल के हिस्से में यहाँ पर हमें एक साम्राज्य सिरमौर का साम्राज्य देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें कई मिलाकर बहुत सारे राजा, राजपूत राजा, गुज्जर राजा और सिखों के भी साम्राज्य देखने को मिलते हैं। वहीं पूर्व के हिस्से में हमें, अगर हम साम्राज्य विस्तार को ही देख रहे हैं, तो पूर्व के हिस्से में हमें चंद्र राजाओं का शासन देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर हमें गोरखों का भी पूर्व के हिस्से में शासन दिखाई देता है। तो गढ़ राज्य कई तरह के विरोधी राज्यों से घिरा हुआ एक राज्य था और एक बड़ा राज्य था। इसकी सीमाएं उत्तर में अगर हम देखेंगे तो इसको हम अच्छे से समझ पा रहे हैं यहाँ पर कि अगर हम उत्तर की बात करें, साम्राज्य विस्तार में उत्तर की बात करें, तो ये तिब्बत को, पश्चिम में सिरमौर हिमाचल प्रदेश वाला जो हिस्सा था, जैसे कि हमने यहाँ के कई सारे राजा, गढ़ राजाओं के इतिहास को जानने के क्रम में नाम सुने हमने, मंधाता प्रकाश, मेदिनी प्रकाश, विजय प्रकाश, इस तरह के राजा थे। और इसके अलावा यहाँ पर हमें दक्षिणी हिस्से में अगर हम बात करें तो दक्षिणी हिस्से में हमने यहीं देख लिया जो सहारनपुर का हिस्सा था, वहाँ के कई राजा यहाँ पर अटैक करते थे। दूसरा यहाँ पर कुमाऊं का चंद्र राज्य हमें देखने को मिलेगा। और यहाँ पर हमने गोरखों के भी शासन को पूरब के हिस्से में उनके साम्राज्य की सीमा को दिखलाते हैं। तो एक बड़ा साम्राज्य था हमारा गढ़ राज्य। गढ़वाल का पंवार राज्य अपने आप में बहुत विशाल साम्राज्य था। अब हम इसके साम्राज्य विस्तार को समझने के बाद, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ये हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इसको मैंने रफली एक तरह से समराइज किया। अब अगर हम यहाँ पर गढ़ साम्राज्य के प्रशासनिक प्रबंध जो था, एक तरह से जो इसका शासन प्रबंध हुआ करता था, उसको देखते हैं। तो इसका जो शासन प्रबंध था वो कैसा हमें यहाँ पर देखने को मिला था। तो इसके शासन प्रबंध को अगर हम देखेंगे तो क्योंकि साम्राज्य बहुत बड़ा था, तो उसके शीर्ष पर कौन रहा होगा? राजा रहे होंगे, और राजा के अधीन कई तरह के अधिकारी वर्ग रहे होंगे। तो गढ़ का जो गढ़वाल का जो ये पंवार वंश था, गढ़वाल का पंवार वंश हुआ करता था। इस पंवार वंश, गढ़वाल के पंवार वंश जो था, इसकी जो व्यवस्था थी, जो प्रशासनिक व्यवस्था हुआ करती थी, वो राजतंत्रात्मक, उस समय यही एक व्यवस्था थी, राजतंत्रात्मक व्यवस्था वहाँ पर देखने को मिलती थी। राज व्यवस्था या प्रणाली कह सकते हैं, मतलब शासन के शीर्ष पर, शासन के शीर्ष पर राजा हुआ करता था। राजा, ये पद बहुत सुप्रीम पद होता था। तो जो गढ़ राजा हुआ करते थे वो सुप्रीम एक पद होता था और यही सर्वे सर्वा होता था। ये निरंकुश कुछ कुछ मामलों में जरूर था, लेकिन इस पर भी कई
नियंत्रण लगे थे। तो राजा जो था वो हम यहाँ पर देख रहे हैं वो सर्वे सर्वा था, निरंकुश भी था, लेकिन उसके बावजूद उस पर कई तरह के नियंत्रण लगे हुए थे। वो जनहित में ही कार्य करता था। जनहित या प्रजा के कल्याण के लिए ही उसके द्वारा काम किया जाता था। तो ये राजा की स्थिति थी। तो जो राजा था वो मुख्य रूप से सर्वे सर्वा था, निरंकुश था, लेकिन उस पर कई तरह के नियंत्रण भी हुआ करते थे। और राजा के द्वारा बड़ी बड़ी उपाधियां, राजा के द्वारा कई प्रकार की उपाधियां धारण की जाती थी। तो ये हम देख रहे हैं कि राजा के द्वारा कई प्रकार की उपाधियां धारण की जाती थी। इसमें जो सबसे प्रमुख उपाधि हुआ करती थी वो महाराजा धीराज की हुआ करती थी। तो महाराजा धीराज की उपाधि राजा के द्वारा धारण की जाती थी। तो ये शासन प्रबंध के अंतर्गत जो हम पढ़ रहे हैं वो ये बताता है कि गढ़वाल का पंवार राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसके सर्वोच्च शिखर पर राजा बैठा करता था। राजा के अधीन ही सारे काम हुआ करते थे। तो वही सर्वे सर्वा होता था और वो अपने आप में निरंकुश भी था, लेकिन उसका जो शासन था वो पूरी तरीके से कुछ नियंत्रण में भी रखा था। ये ऐसा नहीं था कि वो अपनी मर्जी से ही सब कुछ करता था, लेकिन उसके सलाह देने के लिए एक बहुत बड़ा अधिकारी वर्ग था। उसके प्रशासन पर नियंत्रण रखने के लिए कई अधिकारी वर्ग उसकी सहायता करते थे। वो भी हम देखेंगे, उसके नाम इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन यहाँ राजा को जब हम देख रहे हैं तो उससे जुड़े हुए हमने कुछ बातें यहाँ पर समझी। अब अगले पॉइंट को हम देखेंगे। पंवार वंश का, गढ़वाल के पंवार वंश के महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद। ये महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद कौन कौन से थे वो हमें यहाँ पर देखने हैं। तो एक जो नाम आएगा वो है मुख्तार, फौजदार, गोलदार, सैदी, नेगी, दीवान, ये हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण ऐसे नाम हैं जो यहाँ पर एक तरीके से पूछे जाते हैं। और दफ्तारी, ये हमारे पास बहुत इम्पॉर्टेंट नाम हैं और कई बार परीक्षाओं में इन नामों को लेकर पूछा जाता है ये किस विभाग से जुड़े हुए थे। एक नाम और इसमें हम ऐड करते हैं वकील का। तो इनके बारे में हमें थोड़ा बहुत ये कौन से काम थे, कैसे काम थे, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखें, प्रशासन के सर्वोच्च शिखर पर राजा हुआ करता था। राजा के अधीन कई तरह के प्रशासनिक पद पर विभिन्न तरह के व्यक्ति बैठाए जाते थे। तो जैसे आज के समय जो प्रशासनिक व्यवस्था है, अगर उससे थोड़ा कंपैरिजन कर लेंगे तो ये चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ये दफ्तारी का, तो दफ्तारी एक तरीके से सचिवालय
सचिवालय प्रमुख की तरह हुआ करता था। इसका काम था जो शासनादेश जारी होते थे, शासनादेश या एक तरह से राज्यादेश उस समय कहा जा सकता था, वो जारी होता था। तमाम तरह के कागज, तमाम तरह के जो आवश्यक कागज हुआ करते थे वो इसके अधीन रखे जाते थे। तो दफ्तारी भी एक लेखा जोखा वाला एक विभाग था, उससे जुड़ा हुआ ये पद हुआ करता था। किसमें? गढ़ साम्राज्य के अधीन। अगला जो हम देख रहे हैं वकील। वकील क्या होते थे उस समय? आज के वकील नहीं थे वो, उस समय वकील का काम जो विदेशी दूत हुआ करते थे, राजदूत की तरह इनका काम होता था। ये एक तरह से गढ़ राज्य का जो दूसरे राज्य के साथ विभिन्न तरह के राजनयिक संबंध थे वो इनके द्वारा ही संचालित किए जाते थे। तो वकील का जो पद हुआ करता था उस समय वो अपने आप में थोड़ा अलग था और वो मुख्य रूप से राजनयिक संबंधों पर आधारित था। वकील दूत के रूप में उनकी भूमिका हुआ करती थी। अगली जो चीज़ है यहाँ पर वो हमारे हम जो देख रहे हैं वो है जो दीवान का पद होता था। तो ये राजस्व विभाग का प्रमुख हुआ करता था। कौन? दीवान। ये राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। नेगी जाति जो पद था ये संभ्रांत जाति होती थी और संभ्रांत जाति का व्यक्ति इस पद पर आसीन होता था नेगी जाति में। ये भी हमारा एक महत्वपूर्ण पद होता था, सैदी। तो ये हमने दफ्तारी, वकील, नेगी, दीवान, सैदी को देखा। अब ये जो 3 पद हैं ये बहुत महत्वपूर्ण पद थे और इनको भी हमें यहाँ पर देखना है। अगर बात की जाए गोलदार की तो ये एक तरह से एक हमारा सुरक्षा का अधिकारी था। राजधानी की सुरक्षा की जिम्मेदारी इस पर हुआ करती थी। जैसे कि जो राजमहल था, राजधानी थी, उसकी सुरक्षा गोलधार के पास होती थी। सैदी का जो पद था वो रसोई घर की सुरक्षा की व्यवस्था इस सैदी पर ही रहती थी। जो राजघराने का भोजन यहाँ बनता था उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी इसी व्यक्ति पर रहती थी। अगला जो अधिकारी है हमारा फौजदार। तो ये राज्य का सबसे बड़ा सैन्य अधिकारी हुआ करता था। कौन? फौजदार। नाम से ही पता चल रहा है फौजदारी, फौज तो सेना, सेना का सबसे बड़ा ये अधिकारी होता था फौजदार। और मुख्तार जो शब्द था ये एक तरह से कैबिनेट सेक्रेटरी वाला पद हुआ करता था। सेकंड, राजा के बाद प्रशासनिक व्यवस्था में एक तरह से वजीर जो मुगलों के अधीन हमें देखे जाते हैं, या दिल्ली सल्तनत में हमें कई तरह के, बलवन के समय कुछ पद बने थे जिस पर बलवन भी रखा गया था, तो उस तरह का ही ये पद था। राजा के बाद नंबर 2 इसको कहा जा सकता है, इस तरह का पद था। तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं गढ़वालों की, गढ़वाल साम्राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, गढ़वाल साम्राज्य के जो प्रशासनिक पद हैं वो कहाँ कहाँ से प्रभावित लग रहे हैं, नाम से हम समझ सकते हैं। तो उसमें हमें चंद्र राजाओं की प्रशासनिक व्यवस्था का भी प्रभाव दिख रहा है, मुगलों का भी प्रभाव दिख रहा है, और सिरमौर शासकों और नेपाल के शासकों का भी एक तरीके से प्रभाव देखने को यहाँ पर दिख रहा है। तो अगर हम गढ़ साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को देखें तो राजा शीर्ष पर है, उसके नीचे कई तरह के प्रशासनिक पद हैं, चाहे मुख्तार हो, दफ्तरी हो, दीवान हो, नेगी हो, फौजदार, गोलदार, सैदी, वकील, इस तरह के पद हों जिस पर हमें चंद्र शासन
मुगल साम्राज्य का प्रभाव या नेपाल शासन का प्रभाव उस पर देखने को मिलता है। तो ये इसकी प्रशासनिक व्यवस्था पर के अधीन विभिन्न तरह के प्रशासनिक पद को दर्शाने वाले हमारा ये सेगमेंट था, इसको हमने कंप्लीट किया। तो अब इसके आगे अब हम प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत गढ़ साम्राज्य का, अगर हम प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत अभी हमने प्रशासनिक पदों को देखा, उससे पहले हमने साम्राज्य विस्तार को देखा, फिर राजा की भूमिका को देखा, अब हम इसका सैन्य प्रशासन देखेंगे। तो शासन प्रबंध के अंतर्गत हमने दो चीज़ें देख ली, एक हमने साम्राज्य विस्तार देखा, उसके बाद हमने प्रशासनिक संरचना एवं पद देखे, जिसमें हमने राजा देख लिया और अभी जो हमने कुछ अन्य पद देखे हैं वो भी देख लिए। तो बहुत बड़े खंड हमारे कंप्लीट हो गया। अब तीसरे क्रम में हम सैन्य प्रशासन देखेंगे। तो अगर हम ये देखें कि हमारा जो गढ़ साम्राज्य था, जो पंवार साम्राज्य था, वो एक विशाल साम्राज्य था और तो ये विशाल साम्राज्य था। अब इतने बड़े साम्राज्य की सुरक्षा, क्योंकि एक तरफ नेपाल आक्रमण हो रहे हैं, चंद्र शासन की तरफ से भी चुनौती मिल रही है, दूसरी तरफ सिरमौर का शासक भी हमला करता है और फिर दक्षिणी हिस्से से भी हमें सिख, राजपूत और गुज्जर राजाओं के हमले दिख रहे हैं। तो इतनी बड़ी चुनौतियों का सामना करना है तो ये विशाल सेना भी रखनी होगी। तो इनके पास सैन्य, पैदल सैनिक भी थे, पैदल सैनिक भी थे और घुड़सवार भी हुआ करते थे। और इनका सबसे बड़ा सैन्य अधिकारी हम जानते हैं फौजदार हुआ करता था, ये हमें पता है। और ये अपनी सेना में बंदूक तथा गोलों का भी प्रयोग किया करते थे। तो ये चीज़ है। और अगली बात ये है कि क्योंकि राजा के अधीन ही सारी भूमियाँ होती थीं और राजा बहादुरी के पुरस्कार के स्वरूप में अपनी अधीन भूमि का कुछ हिस्सा सैनिकों को रौत भूमि के रूप में देता था। तो राजा के द्वारा भूमि सैनिक को वीरता दिखाने के लिए रौत भूमि के रूप में प्रदान की जाती थी। और जो ये सैन्य प्रशासन था, जो सैनिकों को वेतन था, वो जागीर के रूप में प्रदान किया जाता था। तो ये सैन्य प्रशासन से जुड़ा हुआ एक जरूरी यहाँ पर हमें कुछ बातें देखने को मिल रही है। तो जब सैन्य प्रशासन की बात करते हैं तो सैन्य प्रशासन है, सैन्य प्रशासन में हमें सेना किस तरह की थी, तो पैदल सैनिक भी थे, घुड़सवार भी हुआ करते थे। खासतौर से जो तराई भावर का इलाका था वहाँ पर उनका उपयोग किया जाता था। ऊपर के हिस्सों में अगर आक्रमण हो रहा है जैसे कि गोरखों का, तो वहाँ पर भी हमें पैदल सैनिक की ज़्यादा उपयोगिता देखी जाती थी, घुड़सवार भी हुआ करते थे। दूसरी तरफ इनके वेतन की बात की जाए तो ये जागीर के रूप में इनको वेतन दिया जाता था, कुछ कर्मचारियों को नगद वेतन भी मिलता था। तीसरी चीज़ ये है कि अगर वो सैनिक जो हुआ करते थे, अगर वो अद्भुत वीरता का परिचय देते थे तो राजा पुरस्कार में, मतलब वीरता दिखाने के लिए पुरस्कार स्वरूप रौत भूमि दान में देता था। तो ये सैन्य प्रशासन से जुड़ी हुई चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। अगला हम देखेंगे कि यहाँ पर भू राजस्व की क्या स्थिति देखने को मिलती है।
तो अभी तक जो हमने चीज़ें देखी पवार शासन के अंतर्गत, वो मुख्य रूप से अगर हम देख रहे हैं तो वो एक क्रमबद्ध तरीके से हमने उनको समझने की कोशिश करी। लेकिन अब हम वहाँ पर, क्योंकि हमने उनके सैन्य प्रशासन को तो देख लिया, एक और उसके अलावा एक और ये दो हिस्से जो अभी हम पढ़ेंगे वो महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उनका अगर हम देखेंगे तो वो हमारे पास जो पद होंगे, एक है न्याय प्रशासन से जुड़ा हुआ। तो दंड की भी व्यवस्था इस गढ़ साम्राज्य के अंतर्गत हमें देखने को मिलती हैं। जो सामान्य अपराध होते थे तो उनको गांव के ही स्तर पर जो पंचायतें हुआ करती थीं वो सुलझा देती थीं। तो गांव के स्तर पर ही ये जो पंचायतें होती थी वो उन मामलों को सुलझाती थीं। उससे आगे अगर कुछ गंभीर अपराध होते थे, गंभीर अपराध हुआ करते थे, जिसमें कि हत्या हो गई, लूट हो गई, इस तरह के जो होते थे वो फौजदार और गोलदार के द्वारा देखे जाते थे। तो ये एक तरह से जो हमारा क्रिमिनल कोर्ट हुआ करता था, क्रिमिनल कोर्ट हुआ करता था। लेकिन कभी कभी क्या होता था, जैसे कि राजद्रोह का मुकदमा हो या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की हत्या कर दी गई हो या बहुत जघन्य कोई अपराध किया गया हो, तो इस तरह के महत्वपूर्ण और गंभीर अपराधों को, महत्वपूर्ण व गंभीर अपराधों के लिए सीधे राजा से अपील की जा सकती थी के पक्ष में दंड देने के लिए, या राजा स्वयं ऐसे मामलों को सुनता था। तो राजा की जो अदालत होती थी, ये जो अदालत होती थी वो सर्वोच्च अदालत हुआ करती थी गढ़ साम्राज्य के अधीन। तो ये गढ़ साम्राज्य में हमें सामान्य तौर पर गांव के स्तर पर पंचायतें देखने को मिलती हैं। गंभीर अपराध है तो फौजदार और गोलदार के अधीन शासन देखने को मिलता है। और अगले ही हम देखेंगे कि राजा के स्तर पर हमें कई तरह के गंभीर अपराधों के संबंध में दंड के प्रावधान को भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब दंड कैसा होता है? फांसी की सजा वहाँ पर दी जा सकती थी। शरीर के अंग जो थे वो भी अंग भी काटने का आदेश दिया जाता था। इसके अलावा देश निकाला की भी घोषणा की जा सकती थी। तो ये न्याय प्रशासन से जुड़े हुए तमाम ऐसे फैक्ट थे, पक्ष थे, जो समझना जरूरी है अगर हम गढ़ साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को देख रहे हैं। अब इसके अलावा जो तीसरा सबसे बड़ा प्रशासन, चौथा सबसे बड़ा प्रशासन है, जो कि किसी भी साम्राज्य का केंद्र होता है, उसकी आय का स्रोत, उसका जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका जो राजस्व प्रशासन है, वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो गढ़ साम्राज्य के अगर हम राजस्व प्रशासन की बात करते हैं तो गढ़ साम्राज्य के अगर हम राजस्व प्रशासन की बात करते हैं तो कई तरह के टैक्स उस समय जो गढ़वाल साम्राज्य था उसमें लगता था। लेकिन आय का जो सर्वाधिक प्रमुख साधन था वो भूमि कर था। आय का सर्वाधिक प्रमुख साधन जो हुआ करता था वो भूमि कर हुआ करती थी। और ये जो भूमि कर थी वो 1/3 भी माना जा सकता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो उस समय जो पूरी की पूरी भूमि होती थी वो राजा के अधीन हुआ करती थी और राजा कुछ अपने हिस्से की भूमि को दूसरों को दान में दे देता था। तो उस समय जो दान थे वो रौत भूमि के रूप में दिए जाते थे और दूसरा या तो संकल्प
लेख के माध्यम से दिए जाते थे। तो संकल्प लेख के द्वारा जो भूमि दी जाती थी वो विद्वानों को दी जाती थी, ब्राह्मणों को दी जाती थी। और इसके अलावा जो रौद भूमि थी वो वीरता दिखाने पर पुरस्कार के रूप में सैनिकों को प्रदान की जाती थी। तो ये हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो इसके अलावा क्योंकि हमने भूमि कर उसके आय का सबसे बड़ा स्रोत था, इसके अलावा वनों पर टैक्स लगाया जाता था, इसके अलावा जो खनिज संसाधन हुआ करते थे, खनिजों की जो खान हुआ करती थी उस पर टैक्स लगता था। इसके अलावा कई तरह के कुछ अन्य कर जैसे चौल कर, स्याल, सूपा कर, ये हमने कुछ नाम पहले देख रखे हैं। तो ये पूरा उनका रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन था गढ़वाल साम्राज्य का। तो इस तरीके से हमने गढ़ साम्राज्य की जो केंद्रीय प्रशासन की व्यवस्था थी उसको हमने यहाँ पर समझा है। अगर हम इसके आगे, क्योंकि हमने अभी जो राजस्व प्रशासन अभी हमने इसका देखा, इसके अलावा अगर हम कुछ चीज़ें समझें, क्योंकि अभी हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो मुख्य रूप से केंद्रीय प्रशासन से जुड़ी हुई हैं और नीचे से ऊपर तक किस तरीके से इस तरह का इसका संचालन होता है वो हमने देखा है। तो अगर हम यहाँ पर ये समझें कि जो हमारा गढ़ साम्राज्य हुआ करता था उसका हमने केंद्रीय प्रशासन समझा जिसमें कि राजा शीर्ष पर था। उसके बाद हमें कई तरह के संबंधित अधिकारी जैसे कि फौजदार, गोलदार, अमात्य या दीवान, इस तरह के लोग हमें देखने को मिले थे। ये जो साम्राज्य था ये कई मंडलों में विभक्त था, ये कई मंडल में विभक्त हुआ करता था। तो ये इसके मंडल हुआ करते थे, एक तरीके से इनको हम कह सकते हैं मंडल। तो ये हमारे पास ये जो पूर्व में पवार वंश हुआ करता था वो पवार साम्राज्य कुछ मंडलों में विभक्त हुआ करता था और इस मंडल जो हुआ करते थे ये सबसे बड़े प्रशासनिक विभाग हुआ करते थे। तो यहाँ हम समझ सकते हैं ये गढ़ साम्राज्य के बड़े प्रशासनिक भाग हुआ करते थे। तो ये मंडल हुआ करते थे। तो ये जो प्रशासनिक विभाग हुआ करते थे इनके कुछ हमें नाम देख लेने पड़ते हैं जिनका उल्लेख कई तरह के स्रोतों में देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो गंगा से पूर्व का हिस्सा है, यहाँ पर जो हमें मंडल दिखाई देते हैं उनका नाम हम देख सकते हैं। गंगा से पश्चिम में कुछ मंडल हैं उनका नाम हमें देखने को मिल सकता है। जैसे कि गंगा से पूर्व में हमें जो मंडल देखने को मिलते हैं वो है देवलगढ़, नागपुर। ये कुछ हमारे पास गंगा से पूर्व महत्वपूर्ण हमारे पास मंडल यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसी में जो राजधानी थी वो चांदपुर गढ़ मंडल था। इसके अलावा एक जो हमारे पास जरूरी एक मंडल होगा वो सलाड़ मंडल होगा। तो ये 3-4 मंडल हैं, हम देख सकते हैं, इनका उल्लेख भी हमें कई जगह देखने को मिलेगा। तो साम्राज्य कई बड़े बड़े प्रशासनिक भाग थे जिनको मंडल कहा जाता था, उसमें विभक्त था। जैसे कि देवलगढ़ मंडल, नागपुर मंडल, चांदपुर मंडल, सलाड़ मंडल। इसी तरीके से गंगा नदी के पश्चिम में कुछ मंडल थे जैसे कि
रवाई मंडल एक महत्वपूर्ण मंडल है। इस तरह से दून का जो क्षेत्र था जिसको माल कहा जाता था, वो एक महत्वपूर्ण मंडल हुआ करता था गंगा नदी के पश्चिम के मंडल में। इसके अलावा बनगढ़ और मलेथा मंडल, बनगढ़ मंडल था, मलेथा मंडल था, और एक नाम आ जाएगा इसमें रमोली मंडल का। तो ये हमने एक छोटी सी लिस्ट बना रखी है कि जो गढ़ साम्राज्य प्रशासनिक दृष्टि से कई सारे मंडलों में विभक्त था, तो वो मंडल और उनके नाम हमें यहाँ पर देख लेने चाहिए। तो ये हमने यहाँ पर देखा है। शुरू में अगर हम देखें तो इन मंडलों के जो जिस तरीके से चंद्र शासन में हमने चीज़ें देखी थी, उसी तरीके से इसमें देखें तो इन मंडलों के जो असैनिक अधिकारी थे उनको कहा जाता था कमीण। ये कहलाते थे कमीण, ये कहलाते थे कमीण। तो असैनिक अधिकारी मंडलों के कमीण कहलाते थे, और जो सैन्य अधिकारी होते थे वो अभी हमने देखे थे फौजदार कहलाते थे। तो कुछ मंडल होते थे जो सीधे सैन्य अधिकारियों के अधीन होते थे, तो उनको हम फौजदार कहते थे ऐसे अधिकारियों को, और मंडल के अधीन जो असैनिक अधिकारी होता था वो कमीण कहलाता था। तो ये इस मंडल और मंडल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण जो नाम है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लेकिन ये जो व्यवस्था थी मंडल की, वो पूर्व पंवार कालीन शासकों के समय थी। अजय पाल और उसके समय के जो उससे पहले के जो शासक रहे होंगे उनके समय की हमें स्थिति देखने को मिलती है, या कुछ समय बाद के भी। तो ये जो मंडल वाली व्यवस्था थी वो पूर्वकालीन पंवार राजाओं के समय हमें देखने को मिलती हैं। बाद में क्या होता है, बाद में ये जो मंडल हैं, ये जो मंडल प्रशासनिक विभाग हुआ करते थे, अगर देखें तो ये मंडल बाद में परगने, बाद के परवर्ती काल के पंवार शासन के दौरान परगना कहे जाने लगते हैं। और इनका जो एक अधिकारी होता था हर परगने का, उसको थोकदार कहा जाता था। तो परगना और परगने से जुड़ा हुआ अधिकारी अब थोकदार के रूप में उल्लेखित किया जाने लगा। तो हमने एक तरीके से जो चीज़ें यहाँ पर देखी वो ये थी कि उसको अगर हम एक फ्लो चार्ट से समझें तो हमने दो चीज़ें प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत समझा। वो था प्रशासन कैसा था, और अब हम इसके प्रशासनिक संरचना को भी देख रहे हैं। और इसी प्रशासनिक संरचना के क्रम में हमने देखा कि ये जो गढ़ राज्य का साम्राज्य हुआ करता था वो कई सारे मंडल में विभक्त हमें नज़र आता था, जो बाद में यही मंडल परगना कहलाने लगा, जिसका अधिकारी थोकदार हुआ करता था। फिर ये मंडल या परगने कई सारे पट्टी में विभक्त हुआ करते थे। तो इन पट्टियों से जुड़ी हुई भी कुछ चीज़ें हैं कि अगर इन पट्टियों की बात करें तो ये परगना जो था कई सारे पट्टियों में विभक्त था। इनके अधिकारी को हम सयाना कहा जाता था। तो ये भी एक इससे जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण फैक्ट है कि पट्टियों के जो शासक होते थे, जो महत्वपूर्ण हमारे अधिकारी हुआ करते थे, वो यही एक तरीके से सयाना ही हुआ करते थे। तो
हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो हमारा परगना था वहाँ पर पहले जो फौजदार हुआ करते, जो सैन्य परगना होता था, फौजदार हुआ करते थे, उन्हीं के अधीन हमारे पास सयाना भी था। उन्हीं सयाना और उसके साथ कारदार जो टैक्स वसूलता था, और उसी के साथ हमारे पास कुछ पंच हुआ करते थे। सबसे निचले स्तर पर अगर हम ग्राम स्तर पर देखें तो पट्टियाँ जो थी वो कई सारे गांव उनके अधीन हुआ करते थे। अगर ये जो पट्टियाँ हम देख रहे हैं छोटी, इनके अधिकारी थे हमारे पास सयाना, तो ये जो पट्टियाँ थीं इनके नीचे कई तरह के ग्राम होते थे। गांव का मुखिया प्रधान कहलाता था, और इसके अलावा यहाँ पर पंचायतें भी होती थीं। तो जो प्रधान था वो कर एकत्रित करके सयाना के पास प्रेषित करता था, और इसके अलावा पंचायतों का काम जो था वो सामान्य न्याय व्यवस्था को देखना था। तो इस तरीके से हमने गढ़ साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत जो विभिन्न तरह के प्रशासनिक पद देखने को मिलते हैं वो हमने यहाँ पर समझे हैं। तो एक तरीके से हमने गढ़ प्रशासन में हमने क्या क्या पढ़ लिया, गढ़ साम्राज्य से संबंधित हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो एक तरह से हमें यहाँ पर समराइज कर देना है, और फिर हम अगले वीडियो से टिहरी रियासत को शुरू करेंगे। तो एक तरीके से अगर मैं बहुत अच्छे तरीके यहाँ पर देखूँ तो हमने ये टॉपिक शुरू किया था जिसके कई सारे पार्ट्स हमने देखे। गढ़वाल का, पंवार, वंश, ये हमारा टॉपिक था जिसको हमने 888 ईस्वी से देखना शुरू किया, और हमने 1803 तक का क्षेत्र कवर कर लिया। इसमें हमने सबसे पहले स्तर तक कनकपाल से अजयपाल तक के राजा को देखा। फिर दूसरे स्तर पर हमने अजयपाल से लेकर, अजयपाल जिसने 52 गणों पर अपना एक शासन स्थापित किया था, उस अजयपाल से लेकर हमने प्रद्युम्न शाह तक के शासन को भी कवर किया। तो यहाँ पर हमने इनके तमाम राजनैतिक और राजनैतिक घटनाक्रम को समझा था। उसके बाद हमने तीसरे क्रम में इनकी प्रशासनिक व्यवस्था को देखा, जिसमें हमने केंद्रीय प्रशासन, राजस्व प्रशासन, सैन्य प्रशासन, न्याय प्रशासन जैसे तमाम प्रशासन देखे, और इसी के अधीन विभिन्न तरह की जो प्रशासनिक संरचना थी उसको भी देखा, जिसमें प्रांतीय प्रशासन जो कि मंडल स्तर तक मंडल कहलाता है, और उसके अलावा हमने यहाँ पर जो था जो पट्टियाँ थी वो भी देखी, और ग्राम के स्तर पर और उनसे जुड़े हुए कई अधिकारी वर्ग को भी समझा। तो इतने बड़े सेगमेंट को हमने अब कवर कर लिया है। अब हम यहाँ पर अपने इस
सेगमेंट को हमने यहाँ तैयार करा तो ये हमारा एक बहुत बड़ा भाग कंप्लीट होता है और विभिन्न तरह की यूके ट्रिपल एससी हो, यूके पीएससी के कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें से इस सेगमेंट के बाहर कोई प्रश्न बनता हुआ नज़र नहीं आएगा। और हो सकता है इसमें कई सारी चीज़ें कंसेप्चुअल बेस पर बहुत अच्छे तरीके से बताई गई हों, कुछ फैक्ट्स हम अपनी तरफ से भी जोड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर गढ़ का जो पंवार वंश था, जो इसकी राजधानी चांदपुरगढ़, देवड़गढ़ और श्रीनगर तक ही रही थी, उसको हमने कंप्लीट किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में टिहरी रियासत को शुरू करेंगे। सुदर्शन शाह जो ये प्रद्युम्न शाह का पुत्र होगा, उसको अपनी राजधानी श्रीनगर से टिहरी ट्रांसफ़र करनी पड़ती है और जब गोरखों का शासन समाप्त होता है तब, और फिर वहाँ से लेकर 1949 तक टिहरी रियासत की जो कहानी होगी उसको हम देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।